एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, यानी विगत वर्षों में भूगोल विषय से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब क्या हैं, उन प्रश्नों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं और कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। बेसिकली हम पीवाईक्यू को सॉल्व करने के आधार पर हम आगामी जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम हमारे प्रश्नों को आसानी से डील कर पाएं, आसानी से हल कर पाएं। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान इन दोनों से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उसने हमने हल कर लिया है, सॉल्व कर चुके हैं हम उन्हें। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, आपको वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप वहां पर जाएं, प्रश्नों को हल करें, सॉल्व करें आपको, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए और बेहतर तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जलवायु विज्ञान के बाद हमारे तीसरे सेगमेंट के जो भी प्रश्न हैं उन्हें हल करते हैं। चूंकि इससे पहले हमने 2024, 23, 22 और 21 इन 4 वर्षों के प्रश्नों को जो कि समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए हैं उन्हें हमने हल कर लिया है। अब हम 2021 और 20 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो 20, 19 इसके बाद ये क्रम आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो नया सेगमेंट है, जो तीसरा सेगमेंट है, वह है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, टीएस आरेख निम्नलिखित में से किन के निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी है ज्वारीय धाराएं, ऑप्शन सी है प्रवाल भित्तियां, ऑप्शन डी है जलराशियां। तो यूजीसी नेट के जून 2019 के एग्जाम में यह प्रश्न फ्रेम किया गया था। पूछा जा रहा है टीएस आरेख या डायग्राम के बारे में। टीएस आरेख क्या है? जहां टी का फुल फॉर्म है टेम्परेचर, एस का फुल फॉर्म है सैलिनिटी और डायग्राम यानी आरेख। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तापमान लवणता आरेख। तापमान लवणता आरेख। ध्यान रखें, जो महासागर में एक निश्चित दिशा की ओर तीव्रता से जल का एक स्वरूप या समांगी मिश्रण या समांग रूप से जब जल एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होता है तो हम इन्हें धाराएं कहते हैं, है ना। वर्ष 1916 में, आपको ध्यान रखना है ये ईयर, क्योंकि हो सकता है आगामी जो प्रश्न है हो सकता है ईयर पर ही पूछ लिया जाए कि टीएस आरेख के बारे में किस वर्ष में चर्चा हुई थी। हेलैंड हेंसन ने, ध्यान रखें, हेलैंड हेंसन, इन्होंने ही टीएस आरेख या टीएस वक्र जो है, टीएस डायग्राम जो है, इसके बारे में चर्चा किया था। इन्होंने समुद्र विज्ञान में तापमान लवणता आरेख को लाकर यह दर्शाया कि कैसे समुद्र की जो जल राशियां हैं उनमें तापमान और लवणता में संबंध पाया जाता है, जिसमें जो एक्स अक्ष है, लंबवत अक्ष है, उसमें उन्होंने तापमान में होने वाले, ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने जब ये आरेख, ये डायग्राम जब प्रस्तुत किया तो ये डायग्राम या आरेख किस रूप में है? ये ग्राफ के रूप में है, जिसमें जो लंबवत है इसमें तापमान में होने वाली जो संभावित डिफरेंस है उसको मापा जाता है, संभावित तापमान मापा जाता है, और इसमें जो क्षैतिज आपका अक्ष है, एक्सिस है, उसमें लवणता, हम इसे एक्स और वाई अक्ष के रूप में मानते हैं, है ना। हम इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे समुद्र में गहराई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समुद्र में गहराई बढ़ती है, समुद्र में जो गहरापन है वह बढ़ता है, वैसे वैसे इसके घनत्व में भी अंतर आता जाता है, इसकी लवणता में भी अंतर आता जाता है। समुद्र के भीतर गहराई बढ़ने पर घनत्व जो है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि परतों का दबाव बढ़ता जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे कैसे डिफरेंस आएगा, तापमान में कैसे बदलाव होने से लवणता कैसे बदलेगी, इसे ही इस ग्राफ, इस डायग्राम के माध्यम से मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी समुद्र में होने वाली जलराशियों में डिफरेंस आएगा उसे मापने के लिए इस क्या कहते हैं, ग्राफ, इस डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें, तापमान और लवणता के सापेक्ष इसके आधार पर। तो ऑप्शन डी जलराशियां इस प्रश्न का सही जवाब होगा। महासागरीय धाराएं, जब महासागरीय धाराएं का मतलब कि एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर
जो महासागर का जल है एक दिशा से दूसरी निश्चित दिशा में एक भाग से दूसरे भाग की ओर निरंतर प्रवाहित होता है, उन्हें हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। ज्वारीय लहरों के बारे में भी हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कोई खाईनुमा संरचना या आप कहें कि छोटी सी सकरी संकीर्ण खाई है, यहाँ से जब जल प्रवाहित होगा बाहर की ओर जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, भाटा की स्थिति। और जब ये जल वापस ऐसे अंदर की ओर आएगा ऐसे कहेंगे हम ज्वार की स्थिति। इस स्थिति को ज्वारीय लहरें कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रवाल भित्तियां। तो हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र वाला भाग है उसमें जितने भी समुद्री जो जीव जंतु हैं महासागरों में, प्रवालों के जो अस्थि पंजर होते हैं, उन अस्थि पंजरों से जो निर्मित समुद्री आप कहते हैं मूंगा, हम इन्हें मूंगा के रूप में जानते हैं, या आप कह सकते हैं समुद्री स्थलाकृति, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियां कहते हैं, है ना। तो हमने प्रवाल भित्तियों के बारे में बहुत पढ़ा है, प्रवाल विरंजन के बारे में खूब पढ़ा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से कैसे ये स्थितियां आगे बदल रही हैं ये भी देखा, किन किन स्थानों पर जो प्रवाल भित्तियां हैं वे प्रभावित हो रही हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, इसमें सर्च करिए प्रवाल भित्तियां, आपको डिटेल से डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 में आपके सामने महासागरीय धाराएं लिखी हुई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित स्थान लिखे हुए हैं। ठीक है, सूची 1 में जो जलधाराएं हैं, जलधाराएं उनमें लैब्राडोर, ओयाशिवो, कनारी और वेंगुला है, और इनके सामने जो स्थान है वो क्रमशः 1 नंबर पर मोरक्को का पश्चिमी तट, दूसरे नंबर पर दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट, तीसरे नंबर पर कनाडा का पूर्वी तट और चौथे नंबर पर कोरिया का पूर्वी तट है। अब आपको इनके सुमेलन, सही सुमेलन के आधार पर कूट की सहायता से सही जवाब बताना है, जो स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी, सी और डी के रूप में आपके सामने है। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है जिनके नंबर वाइज आपको कूट दिए गए हैं। ये प्रश्न जून 2019 में पूछा गया था, यूजीसी नेट के जून 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए इन महासागरीय धाराओं की स्थिति को देखते हैं कि लैब्राडोर, ओयाशिवो, कनारी और वेंगुला जलधाराएं कहां पर हैं, और इनके सुमेलन को हम इसी आधार पर हल करेंगे। ठीक है, जैसे कनारी जलधारा ये है, ठीक है, इसके अलावा लैब्राडोर जलधारा यहाँ पर है, ठीक है, इसके अलावा वेंगुला जलधारा देखिए यहाँ पर है, और हमारी चौथी जलधारा है ऑप्शन में ओयोशिवो। ठीक है, ओयोशिवो देखिए जो कोरिया है, कोरिया के पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं कि स्थित है। तो आइए देखते हैं कि ओयोशिवो कहां पर है। तो ओयोशिवो ये है, ओयाशिवो ये कहां पर है, दक्षिण कोरिया का माफ कीजिएगा, हाँ ये कहां पर था, कोरिया के हमने इसे पूर्वी तट में देखा था, ये जो कोरिया है इसके हमने पूर्वी तट में देखा था ओयोशिवो को। तो यदि हम इसके सुमेलन की बात करें तो ओयोशिवो कहां है, कोरिया के पूर्वी तट में, नंबर 4। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। हम देखते हैं लैब्राडोर को, लैब्राडोर कहां पर है, लैब्राडोर आप देखिए हमने देखा ये है लैब्राडोर। लैब्राडोर किस हिस्से पर है, ये जो हमारा कनाडा वाला हिस्सा है इसकी पूर्वी हिस्से पर है। देखते हैं हमारे ऑप्शन में कनाडा है कि नहीं, यस कनाडा का पूर्वी तट, लैब्राडोर कनाडा के पूर्वी तट पर है, नंबर 3 इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, कनारी जलधारा देखते हैं कहां पर है, कनारी जलधारा के बारे में अभी हमने इसे में देखा ही, कनारी जलधारा ये देखिए, कनारी जलधारा ये है, और ये जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका इस पर है यहाँ मोरक्को, मोरक्को के किस हिस्से में है, ये पश्चिमी तट में है ना। तो कनारी कहां पर है, मोरक्को के पश्चिमी तट में, ये नंबर 1, तो सी का है 1। ठीक है, फिर बैंगुला जलधारा को देख लेते हैं, वैसे बचा हुआ ही इस प्रश्न का जवाब होगा दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट, फिर भी हम बैंगुला को जरूर देखेंगे। यह है बैंगुला जलधारा, ठीक है, और ये है दक्षिणी अफ्रीका, इसका पश्चिमी तट, ये पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी पश्चिमी तट पर है बैंगुला जलधारा। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर बैंगुला का आंसर हो जाएगा, बैंगुला का आंसर होगा नंबर 2। तो इनका क्रम क्या है, 3, 4, 1 और 2। देखिए कहां पर है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके लिए आपको मैप में इन जलधाराओं की लोकेशन पता होनी चाहिए थी और इनकी लोकेशन याद भी होनी चाहिए, ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। देखिए जो प्रश्न है तथ्यात्मक प्रश्न है, यदि आपको 1-2 भी पता होंगे तो कई बार सही जोड़ी में आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको सारी जलधाराएं उनकी स्थिति के आधार पर याद होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलोक्लाइन निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है।
ठीक है। ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है लवणता, ऑप्शन सी है तापमान और ऑप्शन डी है अलवणता। जब हम हेलोक्लाइन की बात करते हैं, हेलोक्लाइन मतलब क्या? हेलोक्लाइन एक रेखा है, ध्यान रखें, और कैसी? जल का ही एक हिस्सा, एक संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, इसे हम कैसे समझेंगे, समझते हैं। देखिए, यदि हम अधिकतम लवणता के ऊपरी हिस्से की बात करें, इस हिस्से में मान लीजिए अधिकतम लवणता है, ठीक है, और सबसे कम लवणता के सबसे निचले हिस्से की बात करें, ये अगर अधिकतम लवणता के सबसे ऊपरी हिस्से की बात करें और कम लवणता के सबसे निचले हिस्से की बात करें, तो ये जो रीजन है, ये जो हमने छोटी छोटी जो हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया, इस संक्रमण क्षेत्र को ही हेलोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अधिकतम लवणता के ऊपरी क्षेत्र और न्यूनतम लवणता के निचली क्षेत्र, इन दोनों पे जो संक्रमण, इनके पास जो संक्रमण रीजन आएगा, अब संक्रमण क्षेत्र आएगा, उसे ही हेलोक्लाइन कहते हैं, उसे ही हेलोक्लाइन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसे मापने के लिए इसका यूज किया गया? हमने देखा कि लवणता के सबसे अधिकतम लवणता के ऊपरी हिस्से को मापा गया, और सबसे देखिए, एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, लवणता कैसे? घनत्व बढ़ता जाएगा, लवणता क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा लवणता के ऊपरी हिस्से, ठीक है, और सबसे कम लवणता के ऊपरी हिस्से, ठीक है, इनके जो संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण रीजन है, उसे हम कहेंगे कि ये हेलोक्लाइन रेखा है, ये हेलोक्लाइन रेखा है, जो बताती है कि सबसे जो मैक्सिमम लवणता है उसका ऊपरी हिस्सा का कहां पर है, और सबसे कम लवणता का जो निचला हिस्सा है वह कहां पर है। ठीक है, तो हेलोक्लाइन के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये हेलोक्लाइन एक जल रेखा है जो समुद्री जल की लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण को संसूचित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी लवणता इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। हेलोक्लाइन के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि यह उष्ण और उपोष्ण, ये उष्ण वाला रीजन है और ये उपोष्ण वाला रीजन है। ठीक है, उष्ण यानी भूमध्य रेखा के नजदीक, उपोष्ण यानी हम मध्य अक्षांशों की बात कर रहे हैं। तो यह है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों के 300 मीटर से 1000 मीटर तक, 300 मीटर से 1000 मीटर तक जो गहराई है वहां पाई जाती है। ठीक है, गहराई वाले भागों में आपको ये देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही लवणता में परिवर्तन ज्यादा होता है, क्योंकि इस हिस्से में लवणता परिवर्तन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उष्ण कटिबंध से जो उपोष्ण कटिबंध है, इस रीजन में 300 मीटर से 1000 मीटर तक जो लवणता में परिवर्तन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है। आपके पास ऑप्शन है आर्कटिक समुद्र तलीय जल, उत्तरी प्रशांत समुद्र तलीय जल, अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल और उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। ठीक है, यूजीसी नेट 2019 के ही प्रश्न पत्र में प्रश्न में पूछा गया था। यदि हम इन रीजन की बात करें, यदि हम आर्कटिक समुद्र तलीय जल की ही बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है, अगर हम आर्कटिक समुद्र तलीय जल की बात करते हैं, सबसे पहली बात कि आखिर घनत्व कब ज्यादा होगा? समुद्री घनत्व कब ज्यादा होगा? घनत्व का मतलब क्या? प्रति इकाई जो आपके पास आयतन मौजूद है, इस आयतन में कितनी द्रव्यमान की मात्रा है, कितनी द्रव्यमान की मात्रा है, इसे हम कह देते हैं ये क्या है? यही घनत्व है। ठीक है, इसका मापन प्रायः हम कैसे करते हैं? प्रति घन, आपके पास प्रति घन क्या होगा? जब आयतन होगा तो हम इसे सेंटीमीटर मानकर चलें। प्रति घन सेंटीमीटर में जितनी भी द्रव्यमान की मात्रा होगी हम मान लेंगे कि वही घनत्व है। सागरीय जल की जब हम घनत्व की बात करते हैं तो सागरीय जल का घनत्व, यदि आपके पास शुद्ध जल मिल जाए, शुद्ध जल के मिलने से क्या होगा? लवणता कम हो जाती है, और जैसे ही शुद्ध जल मिलने से लवणता कम होगी, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? कि घनत्व भी कम हो जाएगा। तो सागरीय जल का घनत्व शुद्ध जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ये हमको पता है, क्योंकि लवणता किसमें होती है? सागरीय जल में अधिक देखने को मिलती है। अब अधिक घनत्व वाली लवण, चूंकि समुद्री जल के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, आर्कटिक रीजन वाले जो हमारे पास समुद्री जल मौजूद हैं उनकी बात करें, घनत्व में अंतर आएगा 3 चीजों की वजह से। पहला, लवणता अधिक है, घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तापमान अधिक है, वाष्पीकरण अधिक होगा।
तापमान अधिक है, वाष्पीकरण अधिक होगा, लवणता बढ़ेगी, ठीक है। और तीसरा दबाव, प्रेशर ज्यादा होगा, लवणता बढ़ेगी, प्रेशर ज्यादा होगा, घनत्व बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों में अंतर आएगा किसके आधार पर? अगर आपको घनत्व मापना है समुद्री जल की, तो उस पर लवणता, तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ता है। इन तीनों जो चीजें हैं, इन तीनों से घनत्व पर अंतर पड़ता है, घनत्व इससे प्रभावित होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो आर्कटिक सागर को निम्न लवणीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसे निम्न लवणीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्यों इसे निम्न लवणीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है? क्योंकि इस रीजन में ध्यान रखिए, जो लवणता की मात्रा है, लवणता का प्रतिशत है, वह क्या है? कम हो जाता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में ध्यान रखें, क्योंकि अंटार्कटिक रीजन में हिमगलन ज्यादा होता है। हिमगलन ज्यादा होगा तो इसका मतलब शुद्ध पेयजल की उपस्थिति, या आप कह सकते हैं कि पेयजल, माफ कीजिएगा, शुद्ध जल यहाँ मिल जाएगा। और जैसे ही शुद्ध जल, स्वच्छ जल आपूर्ति होगी, इसका मतलब यहाँ स्वच्छ जल के कारण लवणता का जो प्रतिशत है वह कम होगा। लवणता कम होगा, इसका मतलब घनत्व कम होगा, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। निम्न लवणीय क्षेत्र, आर्कटिक समुद्र तल को हम सभी जानते हैं, ये क्या है? निम्न लवणीय क्षेत्र है। वहां भी क्योंकि स्वच्छ जल की उपस्थिति होगी, लवणता कम हो जाएगी। और वैसे भी हम पृथ्वी में जानते हैं कि जैसे ही आप उष्णकटिबंधीय रीजन से, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बाद जैसे ही आप उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो लवणता में कमी देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस हिस्से में जितनी लवणता है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जितनी लवणता है, मध्य अक्षांशों में उससे ज्यादा लवणता पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा में निम्न लवणता के बाद लवणता में वृद्धि होगी, सैलिनिटी में वृद्धि होगी, और फिर जब निम्न अक्षांशों की ओर जाएंगे तो सैलिनिटी में कमी आएगी। यानी पहले सैलिनिटी में वृद्धि होती है, फिर सैलिनिटी में कमी देखने को मिलती है। तो मध्य अक्षांशों में क्या है? सैलिनिटी ज्यादा होगी। अगर हम अब मध्य अक्षांशों की बात करें हमारे ऑप्शन के मुताबिक, तो पहला ऑप्शन हट जाएगा, डी ऑप्शन भी हट जाएगा, माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिमगलन से स्वच्छ जल आपूर्ति होगी। बी और सी बचता है, उत्तरी प्रशांत समुद्र तलीय जल बचता है और उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल बचता है। यदि हम उत्तरी प्रशांत रीजन की बात करें, इसी मैप में देखिए उत्तरी प्रशांत रीजन कौन सा है? ये जो हमारे पास प्रशांत महासागर क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जो विस्तारित है, इसका उत्तरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या है? ये उत्तरी प्रशांत रीजन है, ठीक है। तो जब हम उत्तरी प्रशांत रीजन की बात करते हैं, तो उत्तरी प्रशांत रीजन में जो लवणता है वह कम पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। जबकि हम बात करें यदि हमारे किसकी? अटलांटिक रीजन की, ये है अटलांटिक रीजन, है ना। और प्रश्न में क्या कहा गया है? उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल, ये है उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल वाला रीजन। और यहाँ पर जो ये जो देखिए क्या है? भूमध्य रेखीय जल है। भूमध्य रेखीय जल उच्च लवणीय वाला जल है। उच्च लवणीय वाले जल की अधिकता की वजह से, क्योंकि ये लवणीयता वाला जल यहाँ मिलता है अटलांटिक रीजन में, तो इसकी वजह से यहाँ पर लवणता का जो स्तर है वह क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक रीजन की जब हम बात करें, सबसे पहली बात कि जो अटलांटिक रीजन है पूरा, इन दोनों की लवणता में अंतर पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक रीजन में लवणता अधिक होती है, दक्षिणी अटलांटिक रीजन में लवणता की तुलना में। उत्तरी अटलांटिक रीजन में जो लवणता का प्रतिशत है लगभग 35.5 सैलिनिटी प्रति हजार है, प्रति 1000 ग्राम जल है। लेकिन जब आप दक्षिणी अटलांटिक वाले रीजन में आएंगे तो आप इसे थोड़ा सा कम कर देंगे, 34.5 प्रति 1000 ग्राम होगा, ठीक है। तो आपने देखा वैसे भी अंतर है, यहाँ पर लवणता क्या होगी? उत्तरी अटलांटिक रीजन में ज्यादा होगी। इसका एक कारण, पहली बात, ये मध्य अक्षांशीय रीजन में आता है, तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता अधिक हो जाती है। और यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इससे भी लवण युक्त जो जल है वह उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लवणता क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर जो लवणता का वितरण है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लवणता वितरण अत्यधिक असमान है। इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। यहाँ की लवणता ज्यादा होने की वजह से यहाँ घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, अब आपको आपके सामने कथन अभिकथन ए क्या है, उच्च लवणता 20 से 40 अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और इसका तर्क आर लिखा है कि लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस प्रश्न में क्या पढ़ा था, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है लवणता के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में आपको स्मॉल ए बी सी डी के रूप में ऑप्शन है, जो क्रमशः है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यूजीसी नेट जून 2019 में प्रश्न पूछा गया है, और सेलिनिटी को लेकर अभी हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें, भूमध्य रेखीय रीजन की बात करें, तो महासागरीय लवणता के वितरण में अक्षांशीय विषमता पाई जाती है। लवणता में महासागरीय लवणता के वितरण की बात करें तो इनमें अक्षांशीय विषमता पाई जाती है। जैसे यदि हम भूमध्य रेखा के आसपास हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर लवणता अधिक होती है। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जाएं तो यहां पर लवणता और अधिक बढ़ जाती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो लवणता की मात्रा सबसे पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से ऊपर की ओर जाएंगे, लवणता सैलिनिटी बढ़ेगी और फिर इसके बाद लवणता क्या होती, कम होगी। तो इस रीजन से ऊपर की ओर, मध्य अक्षांशों से ऊपर की ओर जाएंगे, लवणता कम होगी। भूमध्य रेखा से मध्य अक्षांश में लवणता बढ़ती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता के कारण, ये इस वाले रीजन में बिल्कुल नजदीक वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यहाँ वर्षा की अधिकता के कारण लवणों का मिश्रण अधिक हो जाता है, जिससे थोड़ी सी लवणता यहाँ कम पाई जाती है। फिर यहाँ पर चूंकि वाष्पीकरण अधिक होता है, वाष्पीकरण के अधिक होने की वजह से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है, और जैसे ही आप उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, सैलिनिटी में सैलिनिटी की जो मात्रा है वह कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो उच्च लवणता 20 से 40 अक्षांशों के बीच पाई जाती है, कथन एक सही है। दूसरा, लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही बात है। मध्य अक्षांशों से जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो लवणता में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जहां भूमध्य रेखा पर लवणता आपको 34 मिलती है प्रति 1000 ग्राम भार जल के, महासागरीय जल के, वहीं आप जैसे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो इसमें आपको वृद्धि मिलेगी और 36 सैलिनिटी पर आपको लगभग सैलिनिटी प्राप्त होगी। और जैसे ही आप भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो भूमध्य रेखा में सैलिनिटी की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। तो दोनों कथन सही है, लेकिन जो कथन दो है वह कथन एक की पूरी और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कथन दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ और प्रश्नों को समझने की कोशिश की, उन्हें हल किया, जो किससे जुड़े हुए हैं, समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वर्ष 2019 तक के प्रश्नों पर हम पहुंच गए हैं। आगे की सीरीज में हम और प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सैलिनिटी से जुड़े होंगे, जो कि हमारे समुद्र विज्ञान से जुड़े होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिविजन करते रहें। शुक्रिया।